Hello, dear friends. Very good morning to all of you. I welcome you all on the Rankers Lead platform with the next topic, that is your tissue culture. And here we are going to discuss about the plant tissue culture. Plant tissue culture are recently added in the NEET syllabus. Earlier, that chapter was eliminated in which this topic was situated. Right now, इसको बायोटेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन कर दिया गया है और मोस्ट प्रोबेबली ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल, टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कल्चरिंग ऑफ न्यू ऑर्गन्स, न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द टिश्यूज, फ्रॉम द सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज द सेल कल्चर एंड टिश्यू कल्चर. टिश्यू से अगर बनाया जाएगा तो दैट इज कॉल्ड एज द टिश्यू कल्चर. अब अगर मैं प्लांट को इस्तेमाल करके, प्लांट के किसी पार्ट को इस्तेमाल करके एक नया प्लांट बॉडी जनरेट करती हूं, तो दैट कल्चरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज द प्लांट टिश्यू कल्चर. वो क्या कहलाएगा? प्लांट टिश्यू कल्चर. एज यू कैन सी इन द इमेज कि हियर इज द मदर सेल्स. मदर सेल्स का हमने लीफ आइसोलेट किया, लीफ को आइसोलेट कर दिया, इसको हमने बोला एक्स प्लांट. इस लीफ वाले पार्ट को जिससे पूरा एक नया प्लांटलेट जनरेट करना है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज द एक्सप्लांट. एक्सप्लांट को मीडियम में डाला, ये जनरेट होता है कैलस. कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बॉडीज. ये एक्सप्लांट से जनरेट होते हैं. फिर इसको हमने दूसरे मीडियम में डाला और यहाँ पे आइदर शूट रीजनरेशन होगा या रूट जनरेशन होगा. इट्स डिपेंड ऑन द हार्मोन विच वी यूज, और यू कैन से डिपेंड ऑन द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वी यूटिलाइज हियर. और आफ्टर दैट शूट रीजनरेशन, रूट डेवलपमेंट, देन एक्यूमुलेशन ऑफ द प्लांट, और छोटे छोटे प्लांटलेट जनरेट हो जाते हैं और इसको गार्डन में जाके लगा देंगे और हमारे पास नया प्लांट हो जाएगा. देखने में ये प्रोसेस कितना ही आसान लग रहा है. एक्चुअली उतना आसान लैबोरेटरी में करने में नहीं होता, लेकिन पढ़ने में तो बिल्कुल ही आसान होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज योर प्लांट टिश्यू कल्चर. तो प्लांट टिश्यू कल्चर is the culturing of plant, complete plant from any part of the plant body. ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्लांट कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द एक्सप्लांट. तो यू कैन से एनी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी. अब ये एनी पार्ट क्या हो सकता है? Any part of plant body, it could be cotyledons, it could be leaf, it could be meristematic tissues, it could be shoot और it could be root. ये कोई भी portion हो सकता है. तो plant body like apical meristem, or you can say cotyledons, apical meristems, cotyledons, embryo, got it? एम्ब्रियो हो गए, लीफ हो गए, लीफलेट्स हो गए, cotyledons, meristems, embryo, leaf, hypocotyl as well. Hypocotyl is known as explant. This is known as explant. ये X है. एक्सप्लांट हमेशा मदर प्लांट से आइसोलेट किया जाता है. सपोज वी हैव ए प्लांट लाइक दिस. ठीक है, इधर फ्लावर लगा दो. वी हैव ए प्लांट, दिस वन. इस प्लांट से मुझे एक न्यू प्लांट जनरेट करना है, सेम टू सेम एज इट इज, विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, हमें टिश्यू कल्चर टेक्निक से आर्टिफिशियल लैबोरेटरी में ये सारी के सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग इन विट्रो कल्चर भी कहते हैं. प्लांट टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इन विट्रो कल्चर. इन विट्रो कल्चर लैबोरेटरीज में, टेस्ट ट्यूब में ये सारे के सारे फंक्शन हमें परफॉर्म करवाने हैं. तो हमने क्या किया, इस प्लांट का कोई पोर्शन, सपोज दैट ये लीफ आइसोलेट किया, ये लीफ लिया और लीफ को हमने कट किया. अब हमने इस पोर्शन को लेकर के
इस पोर्शन से हमें एक नया प्लांट जनरेट करना है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्स प्लांट कहलाता है, और ये इसका मदर प्लांट है जिससे ये एक्स प्लांट आइसोलेट किया गया है। ये लीफ हो सकती है, ये एपिकल मेरिस्टेम्स हो सकते हैं, ये कॉटिलेडन्स हो सकते हैं, ये हाइपोकॉटिल हो सकते हैं, ये स्टेम हो सकता है, ये रूट हो सकती है, ये एम्ब्रियो यानी कि ये सीड भी हो सकती है। ठीक है, तो इससे हम लैबोरेटरी में ये कल्चर कराते हैं, दैट इज कॉल्ड योर टिश्यू कल्चर, यानी कि प्लांट का कराएंगे तो प्लांट टिश्यू कल्चर। अब इसके पीछे का हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव क्या है, स्लाइडेन एंड स्वान। आप लोग जब सेल वाला चैप्टर पढ़ते हो तो इन दो साइंटिस्ट का नाम आता है, स्लाइडेन एंड स्वान ने, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। स्लाइडेन एंड स्वान ने ये बता दिया था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड रडॉल्फ वर्च्यू ने इसको मॉडिफाइड किया था। रडॉल्फ वर्च्यू ने क्या किया था, इसको बच्चा मॉडिफाइड किया था इनके थ्योरी को। रडॉल्फ वर्च्यू मॉडिफाइड किया था इनकी थ्योरी को, और इसका नाम दिया था ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है all the cells are derived from the pre-existing cells by the process of cell division। इन्होंने बता दिया था कि all cells are derived from the pre-existing cells। all cells are derived from pre-existing cell। अब ये pre-existing cell से कैसे डिराइव्ड होता है, कैसे, इस क्वेश्चन का आंसर दिया था रडॉल्फ वर्च्यू ने। बोला था कि बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता है जिससे कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस बताया था रडॉल्फ वर्च्यू ने, और प्री एग्जिस्टिंग सेल से हमारे सेल्स की लाइफ है, हमारे मतलब हम उन्हीं से बने हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया था रडॉल्फ वर्च्यू ने। ये दोनों जर्मन बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं गोएटलेव हर्बर्ट लैंडेट इन 1890s। ही इज ऑल्सो जर्मन बॉटनिस्ट। इन्होंने इनके कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया, इनके कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया, यूटिलाइज करके बोला कि इफ अगर हम सब सारे जो प्लांट्स हैं वो सेल से डिराइव्ड होके बन रहे हैं, सेल्स के डिवीजन से बन रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको इस आर्टिफिशियल कल्चर के थ्रू डिवाइड कराएं, क्यों ना हम इसको जो मीडिया हमें इन्वायरमेंट में मिल रहा है, प्लांट को जो हम दे रहे हैं उसको हम लेबोरेटरी में दें, अपने अकॉर्डिंग कल्चर करें। ये इस पे बहुत सारा काम किया उन्होंने। बहुत कुछ करने के बाद इनको हम लोग फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। बहुत सारे रिलेटेड टू काम करने के बाद फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहे जाते हैं। ये बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे वर्क ऑन द प्लांट टिश्यू कल्चर पे, एम्ब्रियोजेनेसिस पे, ऑर्गेनोजेनेसिस पे करने के बाद ही इज नोन एज द फादर ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर। और आइडिया किसका था, स्वान एंड स्लाइडेन का डिवाइडिंग सेल वाला आइडिया आगे प्रोसीड आउट हुआ। व्हाट इट। अब आगे बढ़ते हैं। सेल और टिश्यू कल्चर में टेक्निक्स जो इन्वॉल्व होती हैं, वैसे दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं। पहला, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनोजेनेसिस। फर्स्ट टेक्निक जो इन्वॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनोजेनेसिस, और दूसरी टेक्निक्स होती है एम्ब्रियोजेनेसिस। फर्स्ट और सेकेंड। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए सोमैटिक लेवल पे हम दो टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, मॉर्फोजेनिक पाथवे, दीज आर द टू मॉर्फोजेनिक पाथवे। टू morphogenic pathway. What are these two morphogenic pathway? One is organogenesis and second one is somatic embryogenesis. Organogenesis का मतलब क्या होता है? Inducing the formation of various organs. Inducing to formation of various
vegetative organs like root, shoot, leaf of the plant is called as organogenesis. नाम से क्लियर हो रहा है कि ऑर्गन की जेनेसिस हो रही है, ऑर्गन की सिंथेसिस हो रही है. Inducing to developing या synthesis. Synthesis. Vegetative organ वेजिटेटिव ऑर्गन्स, कौन कौन से वेजिटेटिव ऑर्गन्स? लाइक लीफ, रूट, स्टेम, फ्रॉम द सेल्स और टिश्यू is termed as organogenesis. This term as the organogenesis. Got it? Next, इसी के पार्ट्स है ऑर्गेनोजेनेसिस. कैसे करा सकते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन से. सो व्हाट डू मीन बाय डिफरेंशिएशन? जब पहली बार सेल्स डिवाइड करता है तो वो कहलाता है डिफरेंशिएशन, और फिर जब उसमें मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ रीडिफरेंशिएशन. अगेन डिवीजन एंड डिवीजन, दैट इज रीडिफरेंशिएशन. फर्स्ट स्पेशलाइज्ड सेल्स, फर्स्ट स्पेशलाइज्ड wait first specialized cells of X plant. पहली बार जब एक्स प्लांट का सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिस सेल से हम बना रहे हैं उसको हम लोग स्पेशलाइज्ड सेल्स कर रहे हैं. जैसे लीफ एज एक्स प्लांट यूटिलाइज कर रहे हैं तो लीफ इज योर स्पेशलाइज्ड सेल्स. लीफ के सेल्स इज योर स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ एक्स प्लांट. स्टार्ट dividing under certain specific condition. और ये स्पेसिफिक कंडीशन क्या होती है? मीडिया होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है, पीएच, टेम्परेचर, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन द स्पेसिफिक कंडीशंस to form mass of undifferentiated cells, mass of undifferentiated cells is known as differentiation. Don't be confused. Here is the differentiation term is not related with the physics. This is related with the biology. इसका मतलब होता है जब पहली बार डिवीजन हो रहा है तब. ठीक है, एक्स प्लांट में जब फर्स्ट टाइम डिवीजन हो रहा है और वो कैलस का फॉर्मेशन कर रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशिएशन. अगेन दूसरे टर्म की बात करते हैं, रीडिफरेंशिएशन. रीडिफरेंशिएशन इसको फॉलोड करते हुए जब ये आगे बढ़ेगी, यानी कि फॉलोड बाई, you can say followed by the formation of organic primordia, you can say morphogenic structure. ऑर्गन प्राइमोर्डिया लाइक, ये क्या क्या स्ट्रक्चर बनेगा? जैसे कैलस से रूट बन गया, लाइक रूट, शूट, लीफ,
ETC यानी कि सूट में यानी स्टेम की बात करते हैं. ETC इज कॉल्ड एज द रीडिफरेंशिएशन, इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन. ठीक है. ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि कल्चर टेक्निक्स दो तरीके की हो सकती है मॉर्फोजेनिक के बेसिस पे. वन इज ऑर्गेनोजेनेसिस, सेकंड वन इज एम्ब्रियोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि जब हम लोग सिंथेसाइज करेंगे वेजिटेटिव पार्ट को, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को या वेजिटेटिव ऑर्गन को इन द इंड्यूसिंग इन्वायरमेंट इन द मीडिया, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनोजेनेसिस. अब अगर एक्स प्लांट से पहला डिवीजन होकर जब कैलस फॉर्म करता है तो ये क्या कहलाता है? डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन. और उस कैलस से अगर रूट, शूट, स्टेम, लीफ, या तो रूट जनरेट होगी या तो शूट जनरेट होगा, तो ये क्या कहलाता है? हमारा रीडिफरेंशिएशन. नेक्स्ट हम आते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है. तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सोमैटिक सेल्स इज कॉल्ड एज द सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. फॉर्मेशन of embryo from somatic cell under specific condition is known as somatic embryogenesis. मजे की बात तो ये है कि this embryo is very much similar with the zygotic embryo. This embryo is very much similar with the zygotic embryo. Somatic embryo is very much similar with zygotic embryo. जायगोटिक एम्ब्रियो से ये बहुत ही ज़्यादा हद तक एकदम सिमिलर ही होते हैं. बहुत डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि विच वन इज योर जायगोटिक एम्ब्रियो, विच वन इज योर सोमैटिक एम्ब्रियो. नेक्स्ट आते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में. यानी कि जब भी हमें कल्चर करना होगा तो हम पहले उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं. तो प्रिपरेशन यानी कि हम अपना वॉशिंग एरिया को क्लीन करते हैं, एक वॉशिंग एरिया लेते हैं. दूसरा बहुत सारे मीडिया कंपोनेंट इकट्ठा करते हैं, तो मीडिया उसको बनाते हैं, उस कंपोनेंट से न्यूट्रिएंट्स, मीडिया और सारी चीज़ों को लो टेम्परेचर पे जनरली प्रिजर्व करके रखते हैं. मोस्ट ऑफ द मीडिया आर ऑक्यूपाइड, मोस्ट ऑफ द मीडिया आर प्रिजर्व इन द लो टेम्परेचर, या कुछ जो होती हैं ब्लैक बॉटल में रखी जाती है तो उनको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं. और फिर हम लोग कल्चर को न्यूट्रिएंट्स और सारी चीज़ें दे करके फैसिलिटेट कराते हैं. अब ये सारी चीज़ों करने में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? आपको एक सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया को सिलेक्ट करना है और उसको स्टरलाइज करना है बाय यूजिंग द मशीन दैट इज कॉल्ड एज द ऑटोक्लेव. यानी कि पहला स्टेप हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ सुटेबल. अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग मीडिया रिक्वायर्ड होती है, अलग अलग कल्चर के लिए सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया एंड इट्स स्टरलाइजेशन. स्टरलाइजेशन का मतलब होता है माइक्रोब्स फ्री, किसी भी तरीके का कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. और इसके लिए भी यूज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज द ऑटोक्लेव. ऑटोक्लेव एक मशीन होती है, बड़ी सी टैंक जैसी होती है, उसमें टेम्परेचर प्लस प्रेशर दोनों लगता है और स्टीम में माइक्रोब्स को किल किया जाता है. ये ऐसी मशीन होती है ऑटोक्लेव मशीन. ऑटोक्लेव टेक्निक्स भी कही जाती है इस मशीन में, जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है. तो पहला आपने सिलेक्ट कर लिया न्यूट्रिएंट मीडिया. दूसरा आपको क्या करना है? सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट. सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड, जिसका आप कल्चरिंग करना चाहते हैं उसको कहेंगे डिजायर्ड एक्सप्लांट. एक्सप्लांट का आपने सिलेक्शन कर लिया. पहले मीडिया सिलेक्ट कर लिया, स्टरलाइज कर लिया मीडिया को. दूसरा एक्सप्लांट को सिलेक्ट कर लिया.
ठीक है, एक्सप्लांट को सिलेक्ट कर लिया, इसको भी क्लीन कर लिया अच्छे से। तीसरा, सरफेस जिस जहां पे कल्चरिंग करना है उस सरफेस को स्टरलाइज करना है, यानी कि दैट इज कॉल्ड एज द सरफेस स्टरलाइजेशन। सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट, एक्सप्लांट का सरफेस पे स्टरलाइजेशन किया। इसके लिए जनरली वी यूज द केमिकल, दैट केमिकल इज नोन एज सोडियम हाइपोक्लोराइट। इसके लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, क्लोराइड नहीं क्लोराइट, गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप, इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट, एक्सप्लांट का क्या किया, इनोकुलेशन मीडिया में, मतलब इसको क्या हम पोर्ड आउट करेंगे, इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट। ये सारी चीजें एक स्टरलाइज इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, ठीक है, इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, ग्रोइंग ऑफ कल्चर, कैलस का फॉर्मेशन यानी होगा ग्रोइंग ऑफ कल्चर। कल्चर को आपने क्या किया, ग्रो किया। पहला चीज आपने मीडिया को सिलेक्ट किया, दूसरा एक्सप्लांट को सिलेक्ट किया, तीसरा एक्सप्लांट को स्टरलाइज किया, हाइपोक्लोराइड जनरली इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बाद इस एक्सप्लांट को मीडिया में डाल दिया, दैट इज इनोकुलेशन। इनोकुलेशन के बाद इसको एक्सप्लांट को ग्रो करने देना है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या फॉर्म्ड होगा, कैलस फॉर्म होगा, यहाँ पे ये फॉर्म्ड होगा कैलस। अब इसको, इस कैलस को चेंज करना है मीडिया में, और फिर हम लोग स्कीजन ऑफ रूट और शूट देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 6, ट्रांसफर ऑफ ग्रोइंग कल्चर। 7th स्टेप देख लेते हैं, जब लाइक कल्चर को हमने क्या किया, दूसरी मीडिया में ट्रांसफर कर दिया, कैलस को सॉरी। अब इसको कैलस को ट्रांसफर करने के बाद स्कीजन ऑफ रीजनरेटेड रूट, रीजनरेटेड शूट, रूट का रीजनरेशन होगा, शूट एंड रूट दोनों लिख सकती हूं मैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देख लेंगे कि क्या होगा बच्चा, कि यहां पर ट्रांसफर ऑफ प्लांटलेट इन ए स्टरलाइज्ड सॉइल फॉर द फर्दर ग्रोथ, ट्रांसफर ऑफ प्लांटलेट इन द sterilized soil for the further growth। अब इसको ना कुछ टाइम के लिए हम अपने लैब में रखते हैं, फिर दूसरे लैब में, फिर धीरे धीरे करके इसको एनवायरमेंटल का एक्सपोजर देते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स विच इन्वॉल्व इन द प्लांट टिश्यू कल्चर। ये स्टेप्स होते हैं जो प्लांट टिश्यू कल्चर्स में इन्वॉल्व किए जाते हैं। अब इसके लिए जरा सा ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट इवेंट। पहला इवेंट देखो प्लांटलेट्स है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ऑन द कल्चर मीडियम इज ए कल्चर बॉटल, इस बॉटल में हमने जनरेट किया है। बी वाला जो आपको दिख रहा है एक्सप्लांट प्रिपरेशन फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ सीडलिंग, ये एक्सप्लांट है। सी आपको दिख रहा है छोटे छोटे से रीजनरेशन ऑफ कैलस, ये मास बॉडी दिख रही है, ये कहलाता है कैलस। तीसरा रीजनरेशन ऑफ शूट रेडी टू बी ट्रांसफर टू द रूटिंग मीडिया, डी सॉरी, ये यहाँ पे देखो क्या है, रीजनरेशन हो रहा है शूट का, दिस वन। अगेन रूटिंग इन द इनोकुलेटेड शूट, इनोकुलेटेड शूट की क्या हो रही है, रूटिंग हो रही है। एंड देन ए प्लांटलेट ट्रांसफर टू द सॉइल इन द पॉट, ये प्लांटलेट क्या है, ट्रांसफर किया गया है। ये एक्सप्लांट था, एक्सप्लांट से कैलस हुआ, कैलस से प्लांटलेट्स, ये दिस वन इज योर एक्सप्लांट,
कैलस, कैलस से प्लांटलेट, प्लांटलेट से ग्रोथ हुई, ग्रोथ से देखो यहाँ पे शूट ग्रोथ हुआ और इसको फिर हमने प्लांटलेट में ट्रांसफर कर दिया गया। फर्दर ओवरऑल यही प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहता है इन द सीक्वेंस मैनर। आगे देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मीडिया बी यूटिलाइज फॉर द कल्चरिंग ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो मीडिया में हम लोग क्या क्या चीजें, सबसे फेमस मीडिया वैसे नाम है एमएस मीडिया, एमएस मीडिया, जिसमें कि सारी चीजें मोस्ट ऑफ द चीजें पाई जाती हैं। तो मीडिया में हमें क्या क्या चाहिए भाई, एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट चाहिए, फर्स्ट वन इज योर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में इनऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। जिनकी क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी क्वांटिटी कम चाहिए होती है वो क्या कहलाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये आपके पास पहले मैक्रो लिखती हूँ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरा जिनकी क्वांटिटी कम चाहिए होगी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन सी होती है लिस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं विद द वाइट पेन। माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कार्बन हो गया, कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया। दीज आर योर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक हो गए, जैसे बोरान हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गए, मोलिब्डेनम हो गया, ठीक है, मोलिब्डेनम हो गया, आयरन हो गए, कॉपर हो गया। दीज आर योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर यूटिलाइज्ड इन ए मीडियम, जो मीडियम में हम लोग कल्चरिंग करते हैं। दूसरा, कोई ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स। इस ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में आपके पास विटामिन्स हो सकता है, ठीक है, विटामिन्स एंड अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड जनरली इस्तेमाल किया जाता है, लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया। आर्जिनिन जर्मिनेशन के लिए काफी अच्छा होता है तो आर्जिनिन वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन्स, विटामिन B12 होते हैं, विटामिन बी के सारे कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द एज ए मीडियम। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, कार्बन का सोर्स चाहिए होगा, वी नीड द कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स वी यूज सुक्रोज, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वी कैन ऑल्सो यूज द ग्लूकोज आफ्टर सुक्रोज एंड एज वेल एज द फ्रक्टोज एज ए कार्बन सोर्स, यानी कि कार्बन स्केलेटन वाले स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग एज ए कार्बन सोर्स के रूप में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और यू कैन से हार्मोन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स 5 होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एबिस्किस एसिड एंड समटाइम वी ऑल्सो यूज द एथिलीन। एथिलीन की बहुत ज्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके। एथिलीन थोड़ा सा आप लिख दो, एथिलीन। एथिलीन की यहाँ बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए। कभी कभी वी नीड द जेलिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट अगर हमें मीडिया सॉलिड फॉर्म में चाहिए, इफ वी रिक्वायर द मीडिया इन द सॉलिड फॉर्म, इफ वी रिक्वायर्ड मीडिया इन सॉलिड फॉर्म, तो हमें चाहिए क्या, अगार सॉल्यूशन।
जो पहले लिक्विड में रहता है बाद में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। एल्गिन से आइसोलेट, जेलिडियम से आइसोलेट किया जाता है अगर अगर ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम एक तरीके की एल्गी होती है, तो हमें ये चाहिए होगा। दूसरा, समटाइम्स वी नीड द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इज द सेकेंडरी सप्लीमेंट, जरूरी नहीं है, ठीक है। एमएस मीडिया का वैसे ये पार्ट भी नहीं है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इज द secondary supplements. It is used to suppress the bacterial growth and as a antifungal प्रॉपर्टी के रूप में एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स मीडिया। कल्चर टाइप की बात करें तो कल्चर टाइप कितने टाइप्स को होते हैं? कल्चर टाइप हमारे पास ऐसे ऑर्गन, अगर हम लोग ऑर्गन का कल्चर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्गन कल्चर। आइदर हम कल्चरिंग करते हैं कैलस का, ठीक है, आइदर हम कल्चरिंग करते हैं सेल सस्पेंशन। समटाइम वी ऑल्सो डू प्रोटोप्लाज्म कल्चर, जिसको हम पढ़ते नहीं है। प्रोटोप्लाज्म कल्चर्स, चलो वन बाय वन इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गन कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर, कैलस कल्चर एंड प्रोटोप्लाज्म कल्चर। अगर हम कल्टीवेशन करते हैं प्लांट के ऑर्गन्स को, लाइक रूट को, शूट को, एम्ब्रियो को, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा ऑर्गन कल्चर कहलाता है। और अगर हम डिफरेंशिएटेड कराते हैं, प्लांट को फॉर्म कराते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैलस, कैलस में डिफरेंशिएशन होगा, रूट शूट ये ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, तो ये कल्चर क्या कहलाता है? कैलस कल्चर कहलाता है। और अगर हम सेल्स के थ्रू कोई दूसरा प्लांट, कंप्लीट प्लांट बनाते हैं बाय यूजिंग द लिक्विड मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज द सेल सस्पेंशन कल्चर। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम लोग कि बच्चे होता क्या क्या है। ऑर्गन कल्चर के बारे में देखते हैं। तो ऑर्गन कल्चर यानी कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट बाय यूजिंग, किस चीज को यूज करके? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट बाय यूजिंग रूट, शूट, एम्ब्रियो, etc. These type of culture is called as the organ cultures. Next, what about the callus culture? Next, what about the callus culture? Callus culture means cultivation of plant by differentiation थ्रू द कैलस। कैलस में जब डिफरेंशिएशन होगा, रूट और शूट और डिफरेंट ऑर्गन बनेंगे, तो ये क्या कहलाता है? हमारा कैलस कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट, सेल सस्पेंशन कल्चर यानी कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, कंप्लीट प्लांट बाय सेल्स इन लिक्विड suspension medium. This is called as the cell suspension culture. Next one is your protoplasm culture. यहाँ पे cultivation of new plant by intermixing of protoplasm of two cells.
protoplasm of two cells. These are the different types of culture types. So dear students, let's start with the application of the plant tissue culture. अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है, कैलस कल्चर क्या होता है, सस्पेंशन कल्चर क्या होता है. Now let's deal with the application of cells and tissue culture. पहला एप्लीकेशन देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. Whatever the secondary metabolites like alkaloids, flavonoids, etc आर प्रोड्यूस. और स्पेसिफिक ये है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमें चाहिए वही एज इट इज हम प्रोडक्शन कराएंगे, बाकी और इधर उधर नहीं प्रोडक्शन कराएंगे तो प्योरिफिकेशन में हमें क्या हो जाती है, ईज आउट हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन. वॉट एवर द जीन रिक्वायर्ड होता है. अगर हमें फ्लावर बहुत बड़े बड़े चाहिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, फ्रूट में हमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती, तो इस जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स के थ्रू हम इजीली ये चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं. दूसरा हैप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड प्रोडक्शन. हैप्लॉइड और हैप्लॉइड को कल्चर करके हम लोग डबल हैप्लॉइड, यहाँ पे डिप्लॉइड नहीं बनता, यहाँ पे डबल हैप्लॉइड बनता है, प्रोडक्शन कराते हैं. तीसरा है माइक्रो प्रोपोगेशन. अगर यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से माइक्रो प्रोपोगेशन कराते हैं तो वायरल फ्री कल्चर हमें प्रोड्यूस होता है. मतलब अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन चाहिए होता है, इन दैट केस वी यूज द माइक्रो प्रोपोगेशन. ओके, नेक्स्ट प्रोटोप्लास्ट कल्चर, जिसमें हम लोग दो सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके बनाते हैं. ये एक न्यूक्लियस हो गया, दूसरा न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर दो न्यूक्लियस मिल जाएंगे आपको और इसके इन दोनों के साइटोप्लाज्म के थ्रू. और ये क्या होता है आपका फ्यूजन ऑफ सेल या फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट. इससे दो तरीके के सेल्स बनते हैं, आइदर हाइब्रिड और साइब्रिड. नेक्स्ट है वायरस फ्री कल्चर. जब हम मेरिस्टेमेटिक कल्चर कराते हैं या एपिकल मेरिस्टेम्स और एक्सिलरी मेरिस्टेम्स से कल्चर कराते हैं तो यहाँ पे वायरल फ्री कल्चर हमें मिलता है, वायरल फ्री प्लांट मिलते हैं, बिकॉज वायरस को वैस्कुलर टिश्यूज चाहिए होते हैं डेवलपमेंट करने के लिए, और यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज बेसिकली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं. इन दैट केस सोमा क्लोनल वेरिएशंस, यानी कि सोमैटिक चेंजेस, सोमैटिक वेरिएशंस वी कैन इजीली ऑब्जर्व. सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, इट इज वेरी मच सिमिलर विद द जायगोटिक एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है एम्ब्रियो बनाना, सीड बनाना बाय द सोमैटिक प्रोसेस. क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी कि प्रिजर्व एट -198 डिग्री सेंटीग्रेड. ये जो टेम्परेचर है ये है लिक्विड नाइट्रोजन का, लिक्विड नाइट्रोजन का ये टेम्परेचर होता है. ओके, तो सेल्स टिश्यू, अगर इंपॉर्टेंट कैलस कल्चर हमने किया है, इंपॉर्टेंट कैलस हमारा बना हुआ है, उसको हम चाहे तो प्रिजर्व करके रखेंगे और इन फ्यूचर जब भी हमें जरूरत पड़ेगी उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे. तीसरा देखते हैं, लास्ट देखते हैं सिंथेटिक सीड. सिंथेटिक सीड का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सीड, और आप कह सकते हो आर्टिफिशियल सीड. आर्टिफिशियल सीड का प्रोडक्शन कर जस्ट लाइक ऐसी ही सीड होती है और जिसकी रिटेंशन टाइम ज्यादा होती है, यानी कि इस सीड को, आर्टिफिशियल सीड को जो नेचुरल सीड बन रही उसके कंपेयर में हम लंबे समय तक रख सकते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पर सीड कोट पाई जाती है और उस सीड कोट की एल्गिनेट की लेयर होती है. एल्गिनेट की लेयर होने की वजह से वाटर इजीली डिहाइसेंस हो जाते हैं और वाटर डिहाइसेंस होने की वजह से it can be preserved और it can be retained for a longer time duration. तो ये कुछ एप्लीकेशन हमने देखे प्लांट टिश्यू कल्चर के. नाउ लेट्स मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which are asked in this chapter or you can say in this topic. So question number 1. Okay, question number 1 क्या कह रहा है कि which of the following tissue can be used एज ए एक्सप्लांट. एक्सप्लांट यानी द प्रीवियस प्लांट जिससे हमने कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन, कोई भी सेल्स, कोई पार्ट लिया है और उससे हम नया कल्चरिंग कर रहे हैं, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द एक्सप्लांट. तो एक्सप्लांट शुड बी शूट,
रूट, लीफ, सीड, कुछ भी पोर्शन हो सकता है, स्टेम, कुछ भी हो सकता है आपका एक्सप्लांट। तो शूट, एपिकल, मेरिस्टेम ये हो सकता है, एम्ब्रियो यानी कि सीड ये भी हो सकती है, लीफ सेगमेंट ये भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन बाय वन एप्लीकेशंस और सारे प्रोसेसेस पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा। Which of the following explants are suitable for production of virus free plant? अभी बताएं, मेरिस्टेमेटिक कल्चर जब कराते हैं हम लोग तो वहां पे जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं दे आर वायरल फ्री प्लांट, बिकॉज वायरसेस आर रिक्वायर्ड वैस्कुलर टिश्यूज फॉर द डेवलपमेंट, और यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। तो क्या लीफ सेगमेंट सफिशिएंट होगा? नो। सीड्स होंगे? नो। एपिकल मेरिस्टेम होगा? यस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ओके, the process of combining nuclear genome to one parent with cytoplasmic genome of other parent is called as। ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से है। देखो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में क्या देखते हैं, मान लो वी हैव प्रोटोप्लास्ट ए और प्रोटोप्लास्ट बी, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। इन दोनों के साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स में अलग अलग कलर से बना देते हैं। ये इसका साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स है और ये इसका साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स है। न्यूक्लियस की बात करते हैं, इसके पास रेड कलर का न्यूक्लियस अलग टाइप का है और इसके पास ब्लू कलर का न्यूक्लियस है। जब इन दोनों को फ्यूज कराएंगे प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन होगा। फ्यूज करके जो सेल बनेगी वो कैसी बनेगी, ये सेल बनेगी, इसके पास ये वाला भी न्यूक्लियस होगा और इसके पास ब्लू वाला भी न्यूक्लियस होगा और इसके दोनों के कंपोनेंट्स होंगे, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स दोनों के पाए जाएंगे। ये क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब इससे दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, दो तरीके के प्रोजेनी बन सकती है। एक ये सेल है और इन दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस या जीनोमिक सब्सटेंस। इन दोनों का न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। यहाँ पे कंडीशन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, कंपोनेंट्स एज इट इज है, येलो वाले भी हैं और ग्रीन वाले भी कंपोनेंट्स है साइटोप्लाज्मिक। ये कहलाता है, ये जो सेल फॉर्म्ड हुआ है ये कहलाता है हाइब्रिड, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। ये प्रोसेस कहलाएगा हाइब्रिडाइजेशन। जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हुआ है, दोनों साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स फ्यूज हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो प्रोडक्ट बना है दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड। नाउ अगर एक का न्यूक्लियस आता है और एक का न्यूक्लियस आ गया और दूसरे का क्या आ गया, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स दोनों क्या आ गए, ये आ गया, ग्रीन वाला भी आ गया, चलो भाई ग्रीन आ जाओ, ग्रीन भी आ गया। न्यूक्लियस किसी एक का आया है, आइदर ए का और बी का। मान लो मैंने ए का न्यूक्लियस ले लिया, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर जीनोम ऑफ वन पेरेंट विद द साइटोप्लाज्मिक जीनोम ऑफ अदर पेरेंट। एक का ये फ्यूज हो रहा है और एक का सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, ये कंडीशन कहलाती है साइब्रिड। ये जो सेल, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये कहलाता है साइब्रिड। ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, साइब्रिड, CYBRID, साइब्रिड। और इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग, द प्रोसेस इज नोन एज साइब्रिडाइजेशन। प्रोसेस इज नोन एज साइब्रिडाइजेशन। अब बताओ मुझे क्या आंसर हो जाएगा, द करेक्ट आंसर इज योर साइब्रिडाइजेशन। ओके, द करेक्ट आंसर इज द साइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट एसेंशियल फॉर
मुराशिक एंड स्कोक मीडियम, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं MS मीडिया। किसी भी मीडिया के लिए एंटीबायोटिक्स इज द एसेसरी सब्सटेंस। जब एंटीबायोटिक्स क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करता है, फंजाई की ग्रोथ को चेक करता है। तो एंटीबायोटिक्स अगर नहीं भी रहेगा फिर भी उस कल्चर की ग्रोथ तो होगी, ठीक है। अच्छे से ना हो भले ही, डिजीज वाला हो भले ही, लेकिन ग्रोथ तो स्टिल पॉसिबल है। तो इसमें से कौन से कंपोनेंट्स नहीं है, तो एंटीबायोटिक्स, बाकी सब चाहिए होता है। एंटीबायोटिक्स इज नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ द मीडिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिक्रीज इन द पीएच ऑफ मीडिया में रिजल्ट इज, मीडिया सॉलिड मीडिया बना रहे हैं चाहे लिक्विड मीडिया बना रहे हैं, हम उसका पीएच हमेशा चेक कर रहे होते हैं। अगर सॉलिड मीडिया, जैसे कि अगर में हमने मीडिया बनाया है, सॉलिडिफाइड मीडिया बनाया है, उस केस में हमारा डिक्रीज हो रहा है पीएच, किसकी वजह से हो सकता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द हार्डनेस ऑफ सॉलिडिफाइड मीडियम, ये इसकी वजह से भी पीएच हमारा इंक्रीज हो सकता है, सॉरी डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज नहीं होगा। मे इंटरफेयर विद द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीडिया सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट हमने ज्यादा डाल दिया है, इसकी वजह से पीएच डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा, इंटरफेयर विद सॉलिडिफिकेशन ऑफ मीडियम एंड रिजल्ट्स इन द पुअर सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, इन दैट केस पीएच डिक्रीज हो सकता है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोमैटिक क्लोनल वेरिएशन, और इसका दूसरा नाम होता है सोमा क्लोनल वेरिएशन। कैन बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, किस प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। सोमा क्लोनल वेरिएशन, जितने भी हम लोग सोमैटिक हाइब्रिड वाले प्लांट जनरेट करते हैं, टिश्यू कल्चर प्लांट जनरेट करते हैं, उन सब में आपको सोमा क्लोनल वेरिएशंस देखने को मिलता है, यानी कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। चलो भाई, प्लांट सीरीज जनरेटेड थ्रू टिश्यू कल्चर, यस यहाँ देखने को मिलेगा। प्लांट जनरेटेड थ्रू सीड, नहीं, क्योंकि ये सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ योर डबल फर्टिलाइजेशन, सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ योर फर्टिलाइजेशन, और यू कैन से रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है ये। प्लांट जनरेटेड थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं, नॉन ऑफ द अबव, नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। इन विट्रो टिश्यू कल्चर कैन बी यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ वायरल फ्री प्लांट, यस। सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट, अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन किया था। सिंथेटिक सीड एप्लीकेशन में देखा था, सिंथेटिक सीड, नॉन ऑफ द एबव, नहीं, यहाँ पे होना चाहिए ऑल ऑफ द एबव, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट वन। ओके, ये सारी टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं इन विट्रो टिश्यू कल्चर में। आगे बढ़ते हैं एसर्शन रीजन का। सोमैटिक सीड्स आर इनकैप्सुलेटेड बाय द एल्गिनेट, इनकैप्सुलेटेड यानी कि कोटेड होती है, कवर्ड होती है एल्गिनेट से बाय लेयर कॉल्ड सीड कोट। इसको लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं, बिकॉज सीड कोट इज प्रोटेक्टिव लेयर विच प्रिवेंट्स वाटर डेसिकेशन, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, जिससे इस सीड की रिटेंशन कैपेसिटी, मतलब लाइफ सर्वाइवल कैपेसिटी बढ़ जाती है, बहुत लंबे समय तक इस सीड को हम रख सकते हैं। तो बोथ द assertion and region are true and region is the correct explanation of assertion, yes, option number A is the correct one। आगे भाई क्वेश्चन नंबर 9, virus free plants can be produced by growing apical axillary meristematic of virus infected plant। virus free plants can be produced by growing apical axillary meristems of virus infected plant, yes, it can be produced। apical axillary meristems lack vascular bundle which required by the viruses to replicate, इसके लिए भी both assertion and region are correct। okay, this one is the last question। bye bye, have a great day। I hope इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत मजा आया होगा आपको, और यहाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन गया है क्योंकि अभी लेटेस्ट में ये टॉपिक ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। सो आई होप आपकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।